जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड। उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस टॉपिक पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये पीवाईक्यू में आएगा। जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 6 यानी कि छठे नंबर का जो यूपी स्पेशल पेपर है, इन दोनों में पॉपुलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जीएस पेपर फर्स्ट में इंडिया से संबंधित और जीएस पेपर 6 में यूपी स्पेशल वाले में यूपी से रिलेटेड, यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू भी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को मल्टी डायमेंशन से डिस्कस करें, यानी कि यूपी के ही कॉन्टेक्स्ट में मेनली डिस्कस करेंगे, बट कितने डायमेंशन इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें हमने कवर किए हैं कि किसी भी डायमेंशन से अगर यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग आसानी से उसको लिख सकें। देखिए, नंबर 1 में हमने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। दूसरे नंबर में एज ग्रुप, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एलेबोरेट किया यूपी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है कि इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, यानी क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन उत्तर प्रदेश। उसके अलावा कांस्टेंट्स, यानी कि रुकावटें या बाधाएं क्या है इस डिविडेंड को हार्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा जो है चैलेंजेस, क्या क्या समस्याएं हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित, और मेजर्स, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमको क्या क्या उपाय उठाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट स्टेप, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप उठाए हैं। अब सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित। पहले नंबर में हम जान लें कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस टर्म का वजूद कब हुआ, ये है क्या। तो ये डेविड ई ब्लूम, किसने दिया था ये टर्म? डेविड ई ब्लूम। इन्होंने, इनके एक को ऑथर भी थे, इनके साथ में कोई दूसरे भी थे, बट मेनली ये कौन थे? डेविड ई ब्लूम ने ही 2003 में एक बुक लिखी और उस बुक में इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में डिस्क्राइब किया। तो वहाँ से ये टर्म प्रचलन में आया और उसके बाद से ये डिस्कशन और स्टडी का एक तरह से वो बन गया, उन्वान बन गया। ए सिचुएशन ऑफ हैविंग ए रिलेटिवली लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन देन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन ए कंट्री। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, पहले जान लें कि डिविडेंड क्या है। कोई भी कंपनी, उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पहले नंबर पे। टैक्स वगैरह को एक तरह से पे करने के बाद, या जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, वो अमाउंट प्रॉफिट्स का किसके पास जाता है? जो ऑनर होता है कंपनी का, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो एक तरह से ये प्रॉफिट्स का एक वर्ड, एक तरह से उसी से संबंधित सिनोनिम्स है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। बट यहाँ पे डिविडेंड का मतलब कि कंपनी की प्रॉफिट्स, ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आया। यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी ह्यूमन से संबंधित क्या प्रॉफिट्स है। तो ऐसे एक इमेजिनेशन आप दिमाग में लाइए कि ह्यूमन से संबंधित, यानी कि मानव संसाधन से संबंधित, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल से संबंधित, हम उसको डिविडेंड के आधार में या प्रॉफिट्स के आधार में कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म हमने यूज किए, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन, एक नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन से तात्पर्य क्या है कि 15 साल से लेकर के 59 साल यानी 59 ईयर्स तक, उस एज ग्रुप को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते, विश्व लेवल पे, तो विश्व स्तर पे 15 साल से लेकर के 64 ईयर्स एज को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से लेकर के 59 ईयर्स एज को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। 15 से कम जिनकी एज है, यानी 14, 0 से लेकर के 14, उनको चाइल्ड या यंगर एज कहते हैं, वो नॉन वर्किंग में आएगा। और 60 या उसके एबव जो लोग होते हैं उसको नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। यहां पे मैंने मान के चलिए इसको डिस्क्राइब किया यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज दैट ये 1 है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये नॉन वर्किंग एज ग्रुप है, और ये जो सेकंड पॉइंट है यही मात्र यही वनली जो है वर्किंग एज ग्रुप है।
तो वर्किंग एज ग्रुप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 15 साल से लेकर के 59 साल के एज ग्रुप को वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। नॉन वर्किंग एज ग्रुप ये फर्स्ट वाला यानी कि जो यंगर एज है, ये आपका थर्ड वाला यानी कि जो ओल्डर एज है, ओल्ड एज। तो यंगर ओल्ड एज और ओल्ड एज इन दोनों को नॉन वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। वर्किंग एज का मतलब 15 साल से लेकर के 59 साल यानी 59 ईयर्स एज तक वर्किंग एज होता है। यहां पे एक पॉइंट मैंने मेंशन की, ए सिचुएशन ऑफ हैविंग ए रिलेटिवली लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन देन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन ए कंट्री। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है या व्यवस्था है या एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जब वर्किंग एज ग्रुप कार्यशील वाली जो जनसंख्या है वो ज्यादा हो जाए कंपेयर टू डिपेंडेंट यानी कि नॉन वर्किंग एज ग्रुप की। नॉन वर्किंग एज ग्रुप का मतलब डिपेंडेंट लोग और वर्किंग एज ग्रुप का मतलब लेबर फोर्स। जब लेबर फोर्स वाली जो एज ग्रुप है वो ज्यादा हो जाए कंपेयर टू नॉन वर्किंग एज ग्रुप के, और नॉन वर्किंग एज ग्रुप को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आपके यंगर और दूसरा आपका ओल्ड एज। ठीक है, नॉन वर्किंग एज ग्रुप ये पहला वाला और ये आपका तीसरा, ये नॉन वर्किंग एज ग्रुप है। ये निर्भर होता है किस पे? वर्किंग एज ग्रुप पे। वर्किंग एज आपका दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर वर्किंग एज ग्रुप है। ठीक, तो जब किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या ज्यादा हो जाए कंपेयर टू नॉन वर्किंग एज ग्रुप को के, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक, इट इज ए ट्रांजिशन पीरियड। क्या है? ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 3 to 4 decades with increasing number of adult population and declining fertility rate, while old age population still remained low and constant. डेमोग्राफिक डिविडेंड ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जो 3 से लेकर के 4 दशक तक होता है। कहीं कहीं पे ये 5 दशक तक भी हो सकता है, जैसे कि इंडिया की कंडीशन में जहां पे बेस लेवल का जो पॉपुलेशन है, बेस पॉपुलेशन ही एडल्ट बेस पॉपुलेशन या एक तरह से वर्किंग एज ग्रुप का पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बेस लेवल पे हो, तो वहां पे ये 5 डिकेड यानी 50 साल तक हो सकता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड किसी भी कंट्री में 30 साल से लेकर के 40 साल तक हो सकता है, किसी कंट्री में ये 50 साल तक भी हो सकता है। ये 40 से 50 साल जो मैंने बताए उसमें वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या ज्यादा होती है और नॉन वर्किंग एज ग्रुप मतलब कि यंग एज और आपके बूढ़े उनकी जनसंख्या कम होती है। इसका कारण क्या है? यहां मैंने कारण भी मेंशन कर दिए हैं कि यहां पे नंबर ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, यानी एडल्ट से तात्पर्य क्या है? एडल्ट पॉपुलेशन से तात्पर्य आपका 15 से लेकर के 59 साल। ठीक है, इस वाले एज ग्रुप को आप एडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं। जब किसी कंट्री में 15 से लेकर 59 साल के एज ग्रुप की जनसंख्या बढ़ रही हो एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइनिंग का तात्पर्य क्या है कि जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हों। तो जब बच्चे कम पैदा होंगे इसका मतलब कि चाइल्ड और यंग जनसंख्या कम होगी। तो 0 से लेके 14 साल तक के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम होगी अगर फर्टिलिटी रेट कम है। ठीक, दूसरी कंडीशन, वाइल्ड ओल्ड एज पॉपुलेशन स्टिल रिमेंड लो, जो 60 या उसके ऊपर के लोग हैं उनकी जनसंख्या अभी भी कम हो, और अगर वो बढ़ रही हो तो बहुत ही स्लो ग्रेजुअल लेवल पे बढ़ रही हो। ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होती है लमसम 30 साल से 50 साल के लिए, और इस ट्रांजिशन फेज को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। एडल्ट बल्ज भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पे। ठीक है, या पॉपुलेशन बल्ज या एडल्ट बल्ज। ठीक, देखिए ये हमने एक वहां से डेफिनेशन कोट किया यूएन पॉपुलेशन फंड का, यानी कि यूएनएफपीए, यूएन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूएनएफपीए, उसका हमने एक कोटेशन यहां पे मेंशन किया। ए यूएनएफपीए स्टडी शोज विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड opportunity in India is available from 2005-6 to 2055 and 56। विंडो से मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड, विंडो से मतलब क्या है? ट्रांजिशन पीरियड। यूनाइटेड नेशंस
पॉपुलेशन फंड के अनुसार जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ट्रांजिशन फेज इंडिया की कंडीशन में 2005-6 से शुरू होता है और 2055 और 56 तक ये चलेगा। ठीक, इंडिया की कंडीशन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ट्रांजिशन फेज है, इंडिया की कंडीशन में 50 साल के लिए रहेगा लमसम, जो कि 2005-6 से स्टार्ट होगा और 2055-56 तक चलेगा। इस ट्रांजिशन फेज को हम कह सकते हैं कि यूएन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक ये डेटा दिया गया है। अब इस ट्रांजिशन फेज में जो यंगर एज हैं, यानी कि जो चाइल्ड एज हैं, उनकी जनसंख्या और ओल्ड एज उनकी जनसंख्या कम होगी, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है यानी एडल्टहुड 15 से लेकर के 59 साल, इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक, अब देखिए हम यूपी को यहां पे केस स्टडी के तौर पे देखते हैं। पहले नंबर पे इंडिया के बारे में एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न हैज बिगन टू फॉल इन एब्सोल्यूट टर्म, आई फीवर चिल्ड्रन बोर्न देन प्रीवियस ईयर। पहले नंबर में इंडिया के कंडीशन में हम देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज है या डेमोग्राफिक डिविडेंड का ट्रांजिशन फेज इंडिया के कंडीशन में ये डिक्लाइनिंग की तरफ मूव होना शुरू हो चुका है। उसका कारण क्या है कि यहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे, बॉर्न हैज बिगन टू फॉल इन एब्सोल्यूट टर्म, यानी हर आने वाले साल में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले में। दूसरी पॉइंट क्या है कि जब बच्चे कम पैदा होंगे उसका मतलब कि ये जो आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये वाली जनसंख्या 0 से 14, उनकी जनसंख्या कम होगी, और जो रिमेनिंग जनसंख्या है बच्चों की, ऑटोमेटिक कुछ सालों के बाद वो आपका एडल्टहुड पे आ जाएंगे या वर्किंग एज में इंक्लूड हो जाएंगे। इस तरह से कुछ सालों के लिए इंडिया में ये फार्मूला अप्लाई होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस बिगेन लेटर इन यूपी, हेंस वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो इंडिया के कंपैरिजन में 10 से 20 साल पीछे है डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रांजिशन के मामले में। अगर इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज 2005 से स्टार्ट होता है तो यूपी में 2015 या 20 से स्टार्ट होगा। वजह क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो चाइल्ड बर्थ है इंडिया में अभी भी आने वाले सालों में पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा ही हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है यानी चिल्ड्रन का या यंगर एज का, वो कहीं ना कहीं आज भी ज्यादा है। बट आने वाले सालों में यह देखा जाएगा इंडिया की केस में कि इनकी जनसंख्या बच्चों की घट जाएगी और आपका ओल्ड एज की जनसंख्या भी बढ़ेगी, बट ग्रेजुअल ग्रोथ होगा, मात्र 2% ग्रोथ होगा। अब उसको केस स्टडी के तौर पे यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट ये एज ग्रुप ऑफ यूपी का एज ग्रुप मैंने मेंशन किया। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो आपका यंगर एज है, यानी बच्चे जो 0 से लेकर के 14 साल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है 15 से लेकर 59 साल के, जो दूसरे नंबर पे है, ये वर्किंग एज ग्रुप है। तीसरे नंबर पे आपका ओल्ड एज है, यानी बूढ़े, जिनको सेनाइल पॉपुलेशन या ओल्ड एज पॉपुलेशन या सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है। मतलब 60 साल या उसके एबव के पॉपुलेशन को हम सेनाइल एज या आपका सीनियर सिटीजन कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे है। 2011 में हमारे पास सेंसस का डेटा था, ये देखिए 2011 में सेंसस का डेटा है। 2026 में हमने डेटा कहीं से, जो डेटा वगैरह गवर्नमेंट की जो एनजीओ या संस्थाएं होती हैं उनसे कहीं से उठाया, पिकअप किया। इन डेटा को हम 2025 के बजाय, क्योंकि 2025 आने वाले 10 से 15 दिनों में एंड हो जाएगा, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि 2026 का डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो 2011 से लेकर के 2026 में क्या कंडीशन होगी, और यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड यूपी में अभी अवेलेबल है, ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहां पे आप थोड़ा सा वो देखिए, 0 से लेके 14 ये आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, 60 साल एंड एबव ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और मात्र वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन 15 से 59 साल का ही है। ये दूसरे नंबर का ही मात्र वर्किंग एज ग्रुप है। अब देखिए 0 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे थे
उनकी एज, उनकी जो जनसंख्या है पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में, ये यूपी की बात चल रही, 2011 में 36% थे, कहीं पे 35 रहता, कहीं 36, तो 35 से लेकर के 36%। ठीक, तो 0 यानी बच्चों की जनसंख्या, इसको कहिए जैसे 0 से 14 वाले को क्या कहिए, बच्चों की, और ये आपके जो है 60 एंड एबव को क्या कहेंगे हम, बूढ़ों की। बच्चों की जनसंख्या 2011 में 36 थी, 36 थी, 2026 में ये 28 हो गई। कितनी हो गई, 28 हो गई। इसका मतलब बच्चों की जनसंख्या घटी है। कितनी घट गई आपका, यानी कि 8% बच्चों की जनसंख्या 11 से लेकर के 26 के बीच में घट गई। बूढ़ों की जनसंख्या हम देखते हैं, जहां की 7% हुआ करती थी 2011 में, वही 2026 में मात्र 9% ही हुई है। मात्र यानी 2% ही बूढ़ों की जनसंख्या हुई है, बढ़ी है। तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, बहुत स्लो लेवल पे इंक्रीज हुआ। तो बच्चों की जनसंख्या घट गई और बूढ़ों की जनसंख्या बहुत कम बढ़ी, या कांस्टेंट है, कहिए एक भाषा में कांस्टेंट है, बहुत ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है या कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो जॉब्स नहीं कर सकते, जो कमाने वाला वर्ग नहीं है, उसकी जनसंख्या की भागीदारी घटी है ऑल ओवर। क्यों, क्योंकि बच्चों की जनसंख्या 36 से 28 हो गई है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। बूढ़ों की जनसंख्या घर से बढ़ी है, बट बहुत स्लो लेवल पे बढ़ी है, 7 से 9% उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो इसका मतलब कि जो नॉन वर्किंग एज ग्रुप है, यानी जो डिपेंडेंट एज ग्रुप है, उसकी जनसंख्या घट गई है। और जब डिपेंडेंट की जनसंख्या घट जाएगी, इसका मतलब कि जो वर्किंग एज ग्रुप है उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो उसी को हम कहेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रांजिशन फेज। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी यूपी में चल रहा है, एक तरह से पीक पे आने वाला है कुछ सालों में। वर्किंग एज ग्रुप यानी 15 से 59 साल, एक्चुअल में यही वर्कर हैं, यही कार्य करने वाले हैं। इसी ग्रुप पे ही पहले नंबर यानी बच्चे और बूढ़े निर्भर होते हैं। बच्चे और बूढ़े जॉब्स एक तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरह या तो मैच्योर नहीं हो सकते, या तो सेनाइल एज में पहुंच जाते हैं, और वर्क पूरा का पूरा एडल्टहुड को करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में इनकी जनसंख्या बढ़ गई, ये 57 से लेकर के 63 साल हो गई है। 57 में अगर हमें 63 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 3 यानी कि 57 जो है 3 6 यानी 6%। तो 6% इनकी जनसंख्या एक तरह से बढ़ी है। ठीक है, तो 6% जनसंख्या किसकी, वर्किंग एज ग्रुप की बढ़ी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड तो कहीं ना कहीं उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिपेंडेंट जनसंख्या है, डिपेंडेंट एज ग्रुप है, यानी बच्चे और बूढ़े, उनकी जनसंख्या घट रही है। और जो आपका वर्किंग एज ग्रुप है, उसकी जनसंख्या 57% हुआ करती थी टोटल पॉपुलेशन में 2011 में, वो आपका 63% हो जाएगी 2026 में। इसी पॉइंट को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नोट बना करके। इन 2011 यंगर एज पॉपुलेशन, यंगर एज से तात्पर्य 0 से लेकर के 14 साल, इन उत्तर प्रदेश वाज 36%। 2011 में यंगर एज का मतलब 0 से 14 साल के बच्चों की जनसंख्या पूरे यूपी की जनसंख्या में 36% थी उनकी भागीदारी। दैट हैड रिड्यूस्ड टू 28%, ये 36 से घट करके 28% हो गई 2026 में। वाइल वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन, वर्किंग एज का मतलब 15 से लेकर के 59 साल के बच्चों की मतलब कि वर्किंग एज का मतलब एडल्ट, वर्किंग एज का मतलब एडल्ट। तो वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या जो कि 15 से लेकर 59 साल तक की काउंट होती है, उनकी भागीदारी शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 57% इन 2011 टू 63% इन 2026। जो वर्किंग एज ग्रुप है, मतलब 15 साल से लेकर के 59 साल के लोगों की जनसंख्या, जो एडल्टहुड एज है, उनकी जनसंख्या 2011 में 57% थी, ऑटोमेटिक 2026 में 63% बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस ग्रेजुअल एजिंग इन उत्तर प्रदेश, साथ में हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअल एजिंग का मतलब कि जो ओल्ड एज की जनसंख्या मात्र 2% बढ़ी है। ठीक है, 7 to 9% ड्यूरिंग 2011 से 26। इस बीच में 11 से 26 के बीच में जो सेनाइल एज है या ओल्ड एज है, उनकी जनसंख्या मात्र 2% बढ़ी है, along with declining birth rate। ठीक है, सिंस ग्रेजुअल एज यानी कि जो बूढ़ों की जनसंख्या है वो ग्रेजुअल वे में इंक्रीज हो रही है, जो कि 7 से 9% हुई है। along with declining birth rate, बर्थ रेट डिक्लाइनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो यंगर एज की जनसंख्या फर्दर घटेगी।
ये बढ़ेगी नहीं और घटेगी। जब ये और कम हो जाएगी इसका मतलब कि इसी की भागीदारी, इसी का शेयर पूरी जनसंख्या में बढ़ेगा जो वर्किंग एज ग्रुप होगा आने वाले कुछ सालों में। ठीक। बर्थ रेट मींस द डिपेंडेंस रेशियो इन उत्तर प्रदेश आर पॉइज्ड टू फॉल। जो डिपेंडेंस रेशियो है 2011 से लेकर के 2026 के बीच में हम देखेंगे डिपेंडेंस रेशियो गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। डिपेंडेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी जनसंख्या घट गई या घट रही है। उसके मुकाबले में जो वर्किंग एज ग्रुप है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उसकी जनसंख्या बढ़ी है, वो आपका 57 से 63 हो गया। और बाकी जो फर्टिलिटी रेट है डाउन हो रही है, मतलब बच्चों की जनसंख्या फर्दर घटेगी ही। जब बच्चों की जनसंख्या की भागीदारी घटेगी तो इस ग्रुप की यानी वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन की भागीदारी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन साउथ का मतलब साउथ इंडिया, वर्किंग एज श्रिंकिंग ड्यू टू एजिंग। वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया इज श्रिंकिंग ड्यू टू एजिंग। यानी कि दक्षिणी भारत में हम देखते हैं कि वहां पे जो वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या घट रही है साउथ इंडिया में या दक्षिणी भारत में। वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या साउथ इंडिया में घटने का कारण क्या है, क्योंकि वहां पे जो बूढ़े हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। बूढ़े की जनसंख्या साउथ में बढ़ रही है तो बूढ़े किस में आएंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगे, नॉन वर्किंग में आ रहे हैं और उनकी जनसंख्या की भागीदारी साउथ में बढ़ रही है दिन ब दिन। जबकि नॉर्थ में यानी उत्तर प्रदेश में इसके मुकाबले में बूढ़ों की जनसंख्या बहुत लिटिल बिट ग्रोथ हुई है और बच्चों की जनसंख्या बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो उसकी भरपाई कहां पे हो रही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन से हो रही है उत्तर प्रदेश में, और पूरे नॉर्थ इंडिया में यही फार्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस विंडो ऑफ 4 to 5 डिकेड डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयबिलिटी। इस पे निर्भर करता है एम्प्लॉयबिलिटी पे। हमारे पास युवाओं की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ी भागीदारी पूरी जनसंख्या में यूपी में हम देखते हैं युवाओं की है, जो कि 63% है। पूरी यूपी की जनसंख्या में 63% युवा हो जाएंगे 2026 में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फसल को हार्वेस्ट करना है, इसकी हमको कटाई करनी है। अब कटाई करने के लिए फसल को क्या चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी, यानी इनके लिए कारोबार क्रिएट करना, जॉब्स क्रिएट करना, उनको सही जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सेट कर ले जाना, तभी हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटीज को। उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस विंडो का मतलब ये जो ट्रांजिशन फेज 4 से 5 डिकेड यानी 40 से 50 साल का जो ट्रांजिशन फेज उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, यूपी इसको अगर यूटिलाइज कर ले जाती है तो उसके लिए यूपी को इनको एम्प्लॉयमेंट पे लगाना होगा, इनको काम देना पड़ेगा, इनको सेट करना पड़ेगा। और इस ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन कैपिटल को हार्वेस्ट करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसी को मैंने मेंशन किया। देखिए, लेबर सप्लाई, पहला पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, नॉन वर्किंग एज ग्रुप घट रही है। तो जब वर्किंग एज ग्रुप बढ़ेगी तो कहने का तात्पर्य कि लेबर सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसमें एक एरो में बना देता हूं यहां पे कि लेबर सप्लाई एक तरह से इंक्रीज होगा। जब लेबर एक्सपेंशन होगा, लेबर सप्लाई एक्सपेंशन होगा, लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। लेबर सप्लाई बढ़ने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट की तरफ जाएंगे काम करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये माना जाएगा कि उनको काम मिलेगा और इस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। जब लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उस पैसे को या तो अपने घर के काम के लिए खर्च कर दें, या तो उस पैसे को यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन में खर्च करें, या उस पैसे को सेव कर लें, बचा लें, जमा कर लें बैंक में। दो ही ऑप्शन होगा भाई। पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो लोगों को या तो उस पैसे को फैमिली कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन पे खर्च होगा वो पैसा, या वो पैसा कहीं सेविंग पे चला जाएगा। साथ में क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिक्रीज का मतलब
कि फैमिली में एक बंदा कार वाला नहीं है, कार करने वाला, फैमिली में कई लोग काम करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों की जनसंख्या फैमिली में कम हो चुकी है, बूढ़ों की जनसंख्या भी फैमिली में कम है, ज्यादातर यंगर या एक तरह से एडल्टहुड की पॉपुलेशन फैमिली में ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जो भी पैसा पर कैपिटा इनकम लोग कमा करके लाएंगे, उस पैसे को एक तरह से ज्यादा बचा लेंगे और हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कम खर्च करेंगे। वजह कि बच्चों की जनसंख्या कम है फैमिली में, क्योंकि बच्चों को पालने में पैसा ज्यादा खर्च होता है। ठीक, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन यहां पे ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे पास डिक्रीज होगा तो यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कम पैसा खर्च होगा, सेविंग पे ज्यादा जाएगा। जब पैसा हमारा सेविंग पे जाएगा, उसका मतलब कि जीडीपी का ग्रोथ होने लगेगा। सेविंग पे पैसा अगर जाता है कोई भी, तो उसको हम डायरेक्टली जीडीपी में नहीं मान सकते। मान के चलिए कि कोई पैसा हमारा सेविंग अगर इंक्रीज होता है, सपोज दैट, तो वो सेविंग का पैसा लोग क्या करेंगे कि बैंकों में जमा करेंगे। बैंक में जमा करने का मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे। कहां पे? बैंक में। बैंक वो फिर इन्वेस्टर को पैसा दे देगा एज ए फंड के तौर पे, या फाइनेंस कर देगा, और इस फाइनेंस के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम कहेंगे कि ये कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन आपका बढ़ेगा तो इसका मतलब कि जीडीपी बढ़ जाएगी हमारी, या जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ जाएगी। सेविंग के इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी बढ़ जा रही है। वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बढ़ेगा, सब इंक्रीज हो रहा है। देखिए आप, उसके बाद जीडीपी भी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से पहला पॉइंट मैंने इसके इंपॉर्टेंस में ये मेंशन किया। पहले नंबर पे हमने जो पॉइंट किया कि लेबर सप्लाई एक्सपैंड हो गया, लेबर सप्लाई बढ़ जाए, उसका मतलब कि फैमिली के ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट की तरफ जाएं पैसा कमाने के लिए, और उन पे निर्भर लोग फैमिली में कम बचें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एडल्टहुड पॉपुलेशन फैमिली में है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग फैमिली में कमाने वाले होंगे, बच्चों की जनसंख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब कि डिपेंडेंट जो है आपके, जो निर्भर हैं, बूढ़े बच्चे, उनकी जनसंख्या कम हो गई तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बच जाएगा। जब पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे कि उसको बैंक में जमा करेंगे, बैंक उसको फाइनेंस कर देगा कंपनियों का, और कंपनियां क्या करेंगी, उसको इन्वेस्ट करेंगी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जीडीपी बढ़ जाएगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, जब फैमिली में वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन ज्यादा हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कमाने वाले हो, वहां पे बूढ़े कम हो और वहां पे बच्चे कम हो, तो उन पैसा ज्यादा से ज्यादा एक तरह से खर्च कम होगा। पहले फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी, यानी एक फैमिली के पास मान के चलिए 4 बच्चे हुआ करते थे। अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाए, एक फैमिली के पास मात्र 2 बच्चे हों, तो जहां 4 बच्चों पे जितना पैसा खर्च होता था पर कैपिटा चाइल्ड केयरिंग में या चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो अब 2 ही बच्चों पे करना होगा। तो एक तरह से और ज्यादा उनका केयर और परवरिश और अपब्रिंगिंग और अपकीपिंग होगी, और बेटर वे में चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है पैसा खर्च करने के लिए बच्चों पे, क्योंकि बच्चों की जनसंख्या फैमिली लेवल पे कम हो गई, रिप्रोडक्शन का लेवल घट गया, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट डाउन हो रही है, तो फैमिली का साइज एक तरह से आकार कम हो जाएगा। तो जहां फैमिली को 5 बच्चे 4 बच्चे पालने पड़ते थे, ऑटोमेटिक 2 बच्चे पालने पड़ेंगे या एक ही बच्चा पालना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बच्चों पे खर्च होगा, ऑटोमेटिक ह्यूमन कैपिटल आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा? इस प्रोसीजर से होगा। इसको मैंने मेंशन किया। देखिए, फर्टिलिटी रिड्यूस हुई, यहां पे मैंने ये नीचे की तरफ सिंबल शो किया, यानी कि फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज हुई। जब फर्टिलिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब कि फैमिली में कम बच्चे पैदा होंगे। अब जब कम बच्चे फैमिली में होंगे, स्मॉल साइज फैमिली होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका बचेगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसा पर चाइल्ड आप खर्च भी कर ले जाएंगे बच्चे के एजुकेशन में, उसकी परवरिश में। तो यहां पे आपकी सेविंग एक तरह से बढ़ जाएगी, और पर कैपिटा चाइल्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फैमिली साइज कम हो गया, आपका फैमिली छोटी हो गई। पहले 5 बच्चे 4 बच्चे पैदा होते थे, अब 1 बच्चा या 2 बच्चा पैदा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा एक ही बच्चे पे आप खर्च कर ले जाएंगे।
तो सेविंग भी बढ़ेगी और प्लस आपका एक तरह से पर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब चाइल्ड के एजुकेशन में, उसके हेल्थ में, उसकी परवरिश में, कीपिंग, केयरिंग, स्पोर्ट्स, उसको हुनरमंद सिखाने में, इन सब पे आप ज्यादा अमाउंट खर्च कर ले जाएंगे। तो इस तरह से क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगा। अब जब क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगा, इसी को हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस देखिए, इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है, मैंने उसको क्रिएट ऐसा कुछ किया। कंज्यूमर बेस इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीजिंग इन इनकम, इंक्रीजिंग डिमांड, बिजनेस एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। लोगों का परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा लोग एडल्टहुड एज में हैं, आत्मनिर्भर हैं, या एक तरह से वर्किंग एज ग्रुप में हैं। कम ही लोग फैमिली में डिपेंडेंट पॉपुलेशन के या एज ग्रुप में हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमाने वाले जब होंगे फैमिली में या गांव में या घर पे या देश में, ऑटोमेटिक लोगों का इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा एक तरह से पर्सनल कंजम्पशन में, हाउस होल्ड कंजम्पशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की कैपेसिटी हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड या मांग क्रिएट होने लगेगी। जब मांग क्रिएट होने लगेगी, इसका मतलब कि बिजनेस फलने फूलने लगेगा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होने लगेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव आइडियाज। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से तात्पर्य क्या है कि जब एडल्टहुड पॉपुलेशन की जनसंख्या ज्यादा होगी उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक तरह से युवा हैं, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, क्रिएशन क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट। बेनिफिट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ यूपी कैन बी रीप्ड only after overcoming constraints such as poverty, malnourishment, policy lacunae, disparities across region, gender, class, informal economy, high cost of living in urban area। देखिए जो आपका ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। कांस्टेंट का मतलब रुकावटें हैं। तो रुकावटों के मामले में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में उस बेनिफिट्स का लाभ जब हम उठा पाएंगे, जब हमारे सामने कुछ कांस्टेंट हैं, उस कांस्टेंट को, उन रुकावटों को ख़त्म किया जाए। अब कौन कौन सी बाधाएं डेमोग्राफिक डिविडेंड के सामने आ रही हैं जैसे पॉवर्टी बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करती है। उसके अलावा माल नरिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉलिसी लखनऊ के मतलब कि पॉलिसी में हमारे पास लूप होल है। डिस्पैरिटीज अक्रॉस रीजन वाइज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कुछ एरियाज बहुत प्रॉस्परस है, कुछ एरियाज बहुत बैकवर्ड हैं। उसके अलावा जेंडर यानी फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। क्लास, कास्ट क्लास, इस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लेबर जो भी युवा हैं किसमें काम करते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 94% लोग इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं इंडिया में। उसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज में जो माइग्रेट्स होते हैं उनकी सेविंग बहुत कम होती है, जितना कमाते हैं वो रहने खाने पे खर्च कर देते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं एक तरह से उसको निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने मेजर मेंशन किए। तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को मैंने एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में क्रिएट कर दिया। जैसे कि आपका पॉवर्टी, नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 पे माल नरिशमेंट, नंबर 3 पे आपका पॉलिसी लखनऊ, स्किल की शॉर्टेज है, एजुकेशन की भी कमी है, डिस्पैरिटीज इन रीजन, क्लास, कास्ट, जेंडर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है इनफॉर्मल बेस इकोनॉमी है,
एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल भी बहुत कम है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। और जो भी अर्बन माइग्रेट्स हैं, यानी कि जो एक्सेस लेबर है आपके पास, ह्यूमन कैपिटल जब आपके पास एक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने के लिए, यानी एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या है, जॉब्स कम हैं, लेबर सप्लाई ज़्यादा है लेबर मार्केट में, ठीक है। जितनी लेबर की डिमांड उससे ज़्यादा लेबर सप्लाई है। ये सारी की सारी समस्याएं हैं। फर्दर समस्याओं में देखते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, हाई इनफॉर्मल सेक्टर। हाई इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब मैं यूपी का तो नहीं बता पाऊंगा, बट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो 94% लेबर फोर्स इंडिया में, भारत में इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज हैं। 94% लेबर फोर्स इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज हैं। 51 या 57%, 50 से लेकर के 55 या 51% जो ग्रेजुएट हैं इंडिया में, वो एम्प्लॉयबल के लायक नहीं है, यानी वो कार्य करने के लायक, जॉब्स के लायक नहीं है। 50 से 51% ग्रेजुएट इंडिया में, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किल की कमी है इन ग्रेजुएट्स के अंदर, देखिए। हाई इनफॉर्मल सेक्टर, हाई इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब इंडिया लेवल पे इनफॉर्मल सेक्टर इस लेवल पे है कि 94% इनफॉर्मल जॉब्स या लेबर फोर्स इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं, तो यूपी में क्या हालत होगी। यहाँ पे एक समस्या ये भी है कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लेबर फोर्स सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी तो पहले बीमारू स्टेट में आता था, बट अब ये स्टेट या ये टाइटल हट गया है। इसका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत पुअर हुआ करता था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत ज़्यादा लो रैंक है, यानी माल नरिश की समस्याएं आज भी उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती हैं। अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स की जो समस्याएं हैं उन पे और ज़्यादा ये चार चांद लगा देता है एक तरह से, ये और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है। माल नरिश की जो समस्याएं हैं, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल, ठीक है, इस तरह की कमी है। लो रेट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की भी कमी है, यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में उत्तर प्रदेश में, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022 या 23 वाला था उसके मुताबिक 32% था, जबकि वो इंडिया का 37% हुआ करता था फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यूपी का कितना था, 32% था, यानी नेशनल एवरेज से कम था 22 में या 23 में। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल सेट, क्वालिटी एजुकेशन भी कमी है और अकेडमिया इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है। इंडस्ट्रीज को जो भी स्किल सेट चाहिए पर्सन, यानी कि पर्सनल में या लेबर फोर्स में, वो स्किल इंडस्ट्री वाली एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, बल्कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती है जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। स्टैग्नेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसमें पूरी इकोनॉमिक में रोल बहुत कम है, जो कि 25 से लेकर के 27% तक है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा तो उसको भी बूस्ट करेगा, और उसके अलावा सर्विस सेक्टर को भी इनहेंस करता है। तो ये बैकबोन होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की यूपी में GSDP में भागीदारी या इसका रोल बहुत कम है, और ये पिछले कई सालों से स्टैग्नेटेड है। स्टैग्नेटेड का मतलब वही 25 से लेकर के 27% उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी है या शेयर है पूरे उत्तर प्रदेश के GSDP में। सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर का एक तरह से भागीदारी है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट लिबरलाइजेशन जम्प्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली पॉलिसी 1991 में राव मनमोहन मॉडल जिसे हम कहते हैं अडॉप्ट किया गया नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी 1991 में या LPG की पॉलिसी अडॉप्ट की गई।
उसके कारण हम उत्तर प्रदेश में भी क्या देखते हैं उसका असर, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से जो भी लेबर फोर्स था या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस की तरफ मूव कर गई। बीच में वो फलांग गई, जंप कर गई मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई 1991 में 91 में, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकी और ज़्यादा से ज़्यादा उसने फ़ायदा किसको दिया, किस सेक्टर को बूस्ट किया, सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट किया। एग्रीकल्चर को भी कम फायदा दिया, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर को फायदा दिया। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बूस्टअप नहीं हो पाई। नतीजा क्या निकला कि इतनी भारी मात्रा में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है और इस ह्यूमन कैपिटल को हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए या एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाए कि उनको जॉब्स प्रॉपर दिला पाए। ये तो ये पॉइंट हुआ। देखिए नोवेल चैलेंजेस, नोवेल चैलेंजेस क्या मतलब कि उत्तर प्रदेश के सामने नए नए चैलेंजेस डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित क्या क्या है। नए नए चैलेंजेस में हम देखेंगे एआई रीशेपिंग द वर्क एंड थिंकिंग। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नेचर ऑफ वर्क बदल दिया, लोगों की थिंकिंग बदल दिया, लोगों के एक्टिविटीज, बिहेवियर, नॉर्म्स, कल्चर, सोसाइटी सब कुछ को उठा पटक कर दिया एआई ने। तो एआई ने क्या किया, रीशेपिंग वर्क एंड थिंकिंग। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो इसने ऑटोमेशन को इस लेवल पे किया जिसके कारण ग्लोबल लेवल पे एआई के आ जाने से 30% जॉब्स लॉस होगा। मान लीजिए कि आपका अमेज़न से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, आपके कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टेड है या आप उसको वापस करना चाहते हैं, आप उसको अगर क्लेम करेंगे तो वहां पे एआई जनरेटेड आपको रिस्पांस आएगा। पहले क्या हुआ, कोई टेली कॉलर कोई लड़की होती थी या कोई बॉयज भी हो सकता था जो कि आपको रिस्पांस देता कि हाँ सर हम ये इसको काम को ऐसा कर रहे हैं। बट आज के समय में हर कंपनी ने एआई जनरेटेड एक तरह से रिस्पांस मिलेगा आपको। तो एआई के आ जाने से ग्लोबल लेवल पे 30% जॉब लॉस होगा। उसी का असर आज नहीं कल को यूपी में भी देखा जाएगा, इंडिया में भी देखा जाएगा और सिमिलर लेवल पे इंपैक्ट होगा यूपी में भी और इंडिया में भी। तो नोवेल चैलेंजेस का मतलब, नोवेल का मतलब नया, कुछ नई चैलेंजेस हमारे सामने जो आती रहती हैं उनमें जैसे एआई ड्राइवन चैलेंजेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, 6G, रोबोटिक्स, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इसकी वजह से जो भी बदलाव होंगे उसको आप हाल के दिनों में देखेंगे। उस तरह की चैलेंजेस की समस्याओं का निदान क्या है, उसकी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए इन समस्याओं को जो नई समस्याएं आ रही हैं जैसे एआई से संबंधित या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसे कहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस तरह की समस्याओं के का सॉल्यूशन रविंद्रनाथ टैगोर साहब पहले ही बता गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस समस्याओं के समाधान को बहुत पहले ही कहा था। देखिए, डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम। क्या है, डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम। किसी भी बच्चे को आप अपने हिसाब से शिक्षा, ज्ञान, अनुभव मत दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए और अपने हिसाब से शी वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम, क्योंकि वो दूसरी पीढ़ी में पैदा होता है, दूसरी जनरेशन में पैदा होता है, इसलिए उसको आप अपने अनुभव को सिखा करके उसके अनुभव को लिमिट मत करिए, उसको आजाद छोड़ दीजिए और उसको नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा जहां तक वो चाहे एक्सप्लोर करता रहे और वो इसके अलावा अनुभव भी लेता रहे। क्योंकि आप अगर अनुभव देंगे तो अपने पिछले सालों के कुछ ही अनुभव जो कि बहुत लिमिटेड लेवल पे हैं वही उस बच्चे को दे पाएंगे। आपको जब उसको आजाद छोड़ देंगे, वो एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा अपने इंटेलिजेंसी को, अपने थॉट्स को, क्रिएटिव आइडियाज को, और वो जो वक्त की जरूरत होगी, जो टाइम बीइंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उसी हिसाब से वो उसको लर्न करेगा, एडॉप्ट करेगा, अपने अंदर बदलाव या चेंजिंग लाएगा।
इसीलिए उसके नॉलेज को, उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को आप अपने वजह से, अपने पुराने या एक तरह से जो ट्रेडिशनल क्लासिकल व्यूज थॉट है उसके द्वारा लिमिट मत करिए, उसको छोड़ दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना डिस्कवर करता रहे खुद ही। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने ये कहा, जो पुरानी नीति है, पुरानी रिवाज है, पुराने एजुकेशन सिस्टम है, पुराने अनुभव हैं, कहीं ना कहीं नए बच्चों पे एक तरह से इंपोज किए जाते हैं, जिसकी वजह से एआई रिलेटेड या आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसे हम कहते हैं, वो उसमें प्रॉपरली सेट नहीं बैठ पाते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या यूपी की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बात किसने कही? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। और इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? रविंद्रनाथ जी के टैगोर का यही कोटेशन है कि डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वाज बोर्न इन अनदर टाइम। ठीक है, इसके मेजर्स क्या हैं? देखिए, हम इसको यहां पे मिटा करके सॉल्यूशंस को बता, यानी एक तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि इसके मेजर्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशन का समाधान क्या है। देखिए, मान के चलिए कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। अब जब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि लेबर फोर्स, क्वालिटी लेबर फोर्स, हेल्थी लेबर फोर्स, मार्केट ओरिएंटेड लेबर फोर्स, वो लेबर फोर्स जो कि टेक्निकली साउंड हो, जो अपग्रेडेड और अपडेटेड हो। तो अब उसके लिए जब यहां पे लेबर फोर्स और मैंने जोड़ दिया या ह्यूमन कैपिटल कह दिया, तो इसको आपको और स्ट्रांग करना है, मजबूत बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? नंबर 1 पे हेल्थ होता है। क्या होता है? हेल्थ। जब कोई बंदा हेल्थी होगा, बीमार कम पड़े या ना पड़े, तो वो एक तरह से अच्छा लेबर फोर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन में एक और जोड़िए, क्वालिटी एजुकेशन। क्या है? इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एजुकेशन। इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन। नेक्स्ट आप लिखिए मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन। मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन का मतलब जो आपका एआई वगैरह से संबंधित एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग। क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, इसका भी आप इंतजाम करेंगे, तभी आप ह्यूमन कैपिटल इसको इंप्लॉय कर, मतलब कि जॉब्स पे प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे और इनको जॉब दिला पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी, अगर आप इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा। क्या है? जॉब क्रिएशन। नंबर 1 पे लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा? लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? जॉब क्रिएशन, लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट्स को आप ऐसा करिए कि जो मार्केट में ज्यादा जहां पे पर्सन इन्वॉल्व है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो सेक्टर वाइज टारगेट करके रेशनल वे में उसको ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जहां पे लेबर फोर्स ज्यादा है उसको दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जाए आफ्टर ट्रेनिंग। तो इतना सारा काम करेंगे आप, तब जाकर के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप अचीव कर पाएंगे या प्रॉपर हार्वेस्ट कर पाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड या ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये असेट है। क्या है? असेट है, एक तरह से असेट। अगर इस असेट को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, इस असेट को हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिक
ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लायबिलिटीज में। और लायबिलिटीज का मतलब या तो वो फैमिली के ऊपर डिपेंड होगा, यानी एक बंदा कमाने वाला है और 4 लोग खाने वाले, फैमिली पे निर्भर होगा। किस पे? फैमिली डिपेंडेंट। फैमिली डिपेंडेंट। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट्स की जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उस पे एक तरह से निर्भर होगा। तो सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम पे निर्भर होगा। अगर हम ह्यूमन कैपिटल को या ये जो आपका वर्किंग एज ग्रुप को यूटिलाइज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पाते और वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, दूसरी भाषा में कहिए कि जो लेबर फोर्स है वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाती, तो हम एक तरह से कहां पे हैं? लायबिलिटी क्रिएट होगी। और ये लायबिलिटीज कैसे होगी? या तो फैमिली पे निर्भर होंगे या गवर्नमेंट को उनको अलग से, जैसे बेरोजगारी भत्ता। एग्जाम्पल क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार भी बेरोजगारी भत्ता देती है। 500 की कितने जो है लमसम अमाउंट दी जाती है उत्तर प्रदेश में। हमने यहाँ पे यूथ जो स्कीम है उसने मेंशन किए हैं, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी आपको। देखिए मेजर्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? अपग्रेडिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड स्किलिंग, यानी ये वाली जो पॉइंट है एजुकेशन और आपका स्किलिंग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। इंडस्ट्री रिलेवेंट्स एंड यूथ फोकस्ड करियर ऑप्शन शुड बी ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको बदलना चाहिए और उसी हिसाब से इंडस्ट्री ओरिएंटेड, यानी इंडस्ट्री में जिस तरह के लेबर की, जिस तरह की स्किल की ज़रूरत है, उसी हिसाब से उनको ट्रेंड करना चाहिए या उनको ये शिक्षा देना चाहिए। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन, यूथ ओरिएंटेड एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए ताकि आसानी से वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन टू यूनिवर्सल स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब कि जो आपका हाई स्कूल वाला एजुकेशन है वहां से डायरेक्टली उनको उसी टाइम से ही स्किलिंग के लिए उनको मोटिवेट किया जाए या वो सुविधा दी जाए। यूनिवर्सल स्किलिंग का मतलब कि कॉमन कर दिया जाए 9th और 10th क्लास के बच्चों से ही कि आपको कौन सा ट्रैक चुनना है और वो स्किल उसी हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाए उसी क्लास से, लेवल से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक बात ये कही गई कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम 6 क्लास स्टैंडर्ड से किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को सुनिश्चित करने की बात कही गई है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए इस पॉइंट्स को हम वहां से कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रघुराम राजन जी ने अभी 2 से 3 दिन पहले ये कहा कि इंडिया के युवाओं को, इंडिया के यूथ को फॉर्मल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बजाय उनको अर्ली टाइम से स्किल की तरफ मूव करना चाहिए। दुनिया आने वाले समय में उसी की होगी या उसी की दुनिया में जीत होगी जो कितना ज्यादा स्किल्डफुल है, कितना ज्यादा हुनरमंद है। तो स्किलिंग की ही दुनिया होगी आने वाले समय में। इस बात को रघुराम राजन साहब ने कल नहीं परसों के न्यूज़पेपर में कहीं मैंने पढ़ा था। ये पॉइंट हो गया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाने चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस टू मेक वर्किंग पॉपुलेशन हेल्थी एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, इंश्योरेंस की सुविधा देना चाहिए जो भी वर्कर हैं और उनके लिए एक तरह से न्यूट्रिशनल की सिक्योरिटी लेबर फोर्स के लिए, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको भी एक तरह से एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। स्ट्राइविंग टुवर्ड जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। उसके अलावा एक्सेस टू एजुकेशन,
जेंडर पैरिटी का मतलब कि महिलाओं का भी एजुकेशन में भागीदारी बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी में महिलाओं का योगदान बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा इक्वल पे, यानी कि जिस तरह से मेल का जितना पेमेंट है उतना ही पेमेंट जॉब में महिलाओं की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेफ वर्क प्लेस। महिलाओं के लिए जो वर्किंग प्लेस है, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट या एक तरह से कि मॉलेस्टेशंस वाले केसेस आते हैं तो उसका निदान होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की भी और समाज की भी कि सेफ वर्क प्लेसेस प्रोवाइड की जाए महिलाओं के लिए जो जॉब्स है या लेबर फोर्स में है। ओवरकमिंग सोशल बैरियर, जो सोशल बैरियर है, जो सामाजिक बाधाएं हैं, उसको एक तरह से जीतिए, उस पर एक तरह से उसको डिस्करेज करिए और सामाजिक बाधाओं से आगे बढ़ करके महिलाओं के लिए स्पेशली हर तरह की अपॉर्चुनिटीज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हैंडलिंग इंटर स्टेट एंड ग्लोबल माइग्रेशन। इंटर स्टेट का मतलब कि यूपी के जो युवा आपके मुंबई, गुजरात या आपके साउथ बेंगलोर वगैरह में जाते हैं जॉब्स करने के लिए, या गल्फ वगैरह में भी बहुत सारे यूपी के युवा जॉब्स करने के लिए जाते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट एक तरह से अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, उस माइग्रेशन को कम करने के लिए आपको गांव के एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम ग्रास रूट पे ही चलाने होंगे आपके। प्रमोशन ऑफ द एमएसएमई, एमएसएमई को प्रमोशन का मतलब कि लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि जो एफडीआई या जितने भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि हमको मूव करना चाहिए लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ। मतलब एमएसएमई वगैरह को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। लेबर बेस इन्वेस्टमेंट, लेबर बेस इन्वेस्टमेंट मतलब यही वाली पॉइंट्स हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट का स्टेप क्या है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इसके लिए स्टेप उठाए हैं, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट्स हो, चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, या स्किल से रिलेटेड हो, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। अब हम इन्हीं आधार पे इन पॉइंट्स में यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ द लेबर लॉस, कि लेबर लॉस को यानी कि चार कोड में कर दिया गया है जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित हो गया। तो एक तरह से लिबरल कर दिया गया है लेबर लॉस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकें लेबर्स को, ठीक है। तो लेबर लॉस को 4 कोड में कर दिया, जो कि पहले 29 की कितने लेबर लॉस हुआ करते थे, जैसे कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सेफ्टी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन जो आपका सोशल सिक्योरिटी। तो 4 कोड में लेबर लॉस को एक तरह से ग्रुप में बांट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड बैंकरप्सी कोड वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, एक कोड आया था, मतलब ये एक्ट है। उसके अलावा सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सारी स्कीमें, जैसे सतरंग योजना है उत्तर प्रदेश स्किल से रिलेटेड आपका चीफ मिनिस्टर से की अपनी योजना है, जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी योजना, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। उसके अलावा यूपीएसडीएम यानी कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये भी आपका स्किल से रिलेटेड है। उसके अलावा मयूवा जो एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, मयूवा जैसी स्कीम उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा 2024 के यानी लास्ट ईयर के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस बार के बजट में दोबारा उसको 1000 रुपये अलग से सैंक्शन किए गए हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मयूवा, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस अभियान के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपया इस बार के बजट में सुनिश्चित किया गया है, एक तरह से सैंक्शन किया गया अमाउंट या प्रस्तावित है, जिसमें युवाओं को 1 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी दी जाएगी या एक तरह से कारोबार के लिए फंड किया जाएगा। उसके अलावा क्या है, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, युवा सशक्तिकरण योजना या यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत फ्री टैबलेट या एक तरह से स्मार्टफोन वगैरह बांटे जाते हैं, ताकि युवाओं में नई जो एजुकेशन का सिस्टम है उससे वो अवगत हो सकें, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवगत करवाया जाए। उसके अलावा AICT वगैरह लखनऊ में बन रहा है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंट कई है कि जैसे IIT कानपुर और IIT नोएडा में है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में या उसी के फंडिंग से रन हो रहे हैं। तो इस तरह से उसके अलावा
अनमैन्ड एरियल व्हीकल वगैरह के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उत्तर प्रदेश में खोले हैं, ताकि जो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था एआई वाला, उसका एक तरह से समाधान हो सके। 2025-26 के बजट में, यानी जो अभी साल चल रहा है, इस बार के बजट में एजुकेशन पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 13% यानी 13% पैसा एक तरह से प्रस्तावित किया गया था। टोटल एक्सपेंडिचर का 13% यानी 13% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने एजुकेशन के लिए सैंक्शन किया है। उसके अलावा 6% प्रस्तावित है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, एजुकेशन का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया और हेल्थ का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना पैसे खर्च किए हैं? टोटल एक्सपेंडिचर के 6% पैसे इसी में जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो कि अभी चल रही हैं और अलग से पैसे खर्च किए गए हैं। तो जितने भी स्किल से संबंधित हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्लासों में बताई हैं, या आपका हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन सारी स्कीम्स को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। यहीं पे हम एंड करते हैं और लमसम पॉपुलेशन से संबंधित हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट इन गंगा प्लेन। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछता है। उसके अलावा स्मार्ट विलेज एंड स्मार्ट सिटी, ये भी हमारा टॉपिक्स होगा, और अर्बनाइजेशन और उसकी समस्याओं से रिलेटेड। ठीक है, ओके भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई।